बीबीसी दुनिया में आज देखिए, ट्रंप ने ईरान पर आज रात हमले की धमकी दी, बड़ी टेंशन। ट्रंप ने ईरान को घटिया बताकर कहा, खत्म हुआ ईरान अमेरिका के बीच सीज फायर, हमले की भी धमकी दी। दोनों ने फिर एक दूसरे के टारगेट्स पर किया अटैक। उठा सवाल, क्या फिर छिड़ सकती है बड़ी जंग? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, यूक्रेन को दी जाएगी पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल बनाने की परमिशन। जानेंगे क्यों यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने की के लिए बड़ी कामयाबी माना जा रहा है ये ऐलान। मॉस्को के पेट्रोल पंप्स पर लगी लंबी कतारें, यूक्रेन के साथ जारी जंग के चलते रूस में फ्यूल की बढ़ी दिक्कत। कैसे हैं हालात, दिखाएंगे रिपोर्ट। यूक्रेन में मिला उस महिला का शव जिस पर बीते हफ्ते मोनाको में हुए बम धमाके का था आरोप। क्यों सवालों के घेरे में है यूक्रेन सरकार, दिखाएंगे रिपोर्ट। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। अमेरिका और ईरान के बीच तकरार खत्म होती नहीं दिख रही है। सीज फायर और संघर्ष दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि ईरान के साथ सीज फायर पर हुआ समझौता खत्म हो गया है और अब हमला होगा। उन्होंने ईरान को घटिया करार दिया। तुर्की की राजधानी अंकारा में नेटो समिट में शामिल होने से पहले उन्होंने ये कहा, मेरे हिसाब से ये खत्म हो चुका है। मैं उनसे कोई बात नहीं करना चाहता। वो बेहद घटिया लोग हैं। आप जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। वो बीमार सोच वाले, उनका नेतृत्व भी बीमार सोच वाले लोग कर रहे हैं। वो बेहद हिंसक और खतरनाक हैं। उनके पास परमाणु हथियार होता तो उसका इस्तेमाल करते। मेरे लिए ये मामला खत्म हो चुका है। मैं अपने नेगोशिएटर से बात करूंगा। वो बातचीत करना चाहते हैं। वो अच्छे लोग हैं, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर, लेकिन उन्हें मेरे पास वापस आना होगा। मेरे हिसाब से उनसे बात करना सिर्फ वक्त की बर्बादी है। वो झूठ बोलते हैं। और राष्ट्रपति ट्रंप की ये टिप्पणी मध्य पूर्व में ताज़ा हमलों के बाद आई है। अमेरिका का कहना है कि मंगलवार को ईरानी सेना की ओर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में कारोबारी जहाज़ों को निशाना बनाने के बाद उसने ईरान में कई ठिकानों पर हमला किया। इसके बाद बहरीन और कुवैत दोनों ने जवाबी हमलों की जानकारी दी। ये हमले उस वक्त हुए जब ईरान ने इलाके में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। कुवैत ने इन हमलों की निंदा की है। उनका कहना है कि इससे इलाके में तनाव कम करने की कोशिशों को नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने मंगलवार को कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरान के 80 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं। इनमें एयर डिफेंस सिस्टम, कोस्टल रडार साइट्स, जहाजों को निशाना बनाने वाले मिसाइल्स और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर की 60 से ज्यादा छोटी बोट शामिल हैं। बंदर अब्बास शहर के पोर्ट में अमेरिकी हवाई हमलों के बाद आग लगने की तस्वीरें सामने आई हैं। कैश्म आइलैंड और सीरिक शहर में भी धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं। और इसके साथ ही अमेरिका ने ईरानी तेल की बिक्री पर लगे प्रतिबंधों पर दी गई छूट वापस ले ली है और ईरान ने भी चेतावनी दी है कि हॉर्मूज से गुजरने वाले कारोबारी जहाज़ों के ट्रांसपोर्ट में अमेरिका की किसी भी दखल अंदाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दुनिया का एक अहम सकरा सा समुद्री रास्ता है जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान और अरब सागर से जोड़ता है। इसके उत्तर में ईरान है और दक्षिण में ओमान और यूएई है। और ये इसलिए अहम है क्योंकि दुनिया के कुल कच्चे तेल की सप्लाई का करीब 20% हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। और जंग के दौरान यहाँ शिपिंग रुकने से कई देशों पर असर भी पड़ा है। और इस बीच ईरान के टॉप नेगोशिएटर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ का कहना है कि अमेरिका के साथ हुए MOU का कई बार गंभीर उल्लंघन हुआ है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि अमेरिका स्ट्रेट में ईरान की ओर से किए गए इंतजामों का उल्लंघन कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि धौंस और दबाव डालने का दौर खत्म हो चुका है और इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा और हम झुकने वाले नहीं हैं। ईरान और अमेरिका में बढ़े टकराव का असर दुनिया के शेयर बाजारों पर भी पड़ा है। भारत के स्टॉक मार्केट्स में आज बड़ी गिरावट के साथ वो बंद हुए। तो ताज़ा टकराव किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, इस पर और जानकारी दे रही हैं बीबीसी संवाददाता कैरोलाइन डेविस। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब इसका मतलब क्या है। दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि बातचीत अभी भी जारी है। उनका कहना है कि वो अब भी अपने प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए भेज रहे हैं, जबकि उनका मानना है कि ये समय की बर्बादी है, यानी पर्दे के पीछे बातचीत अब भी चल रही है। अब सवाल ये है कि क्या आगे और बड़े पैमाने पर टकराव होगा, क्या हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे। इसका जवाब अभी साफ नहीं है, लेकिन ये बेहद अहम मोड़ है। राष्ट्रपति ट्रंप से सीधे पूछा गया कि क्या सीज फायर खत्म हो गया है। इस पर उन्होंने कहा कि उनके हिसाब से ये सब खत्म हो चुका है। और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को लेकर भारत ने भी गहरी चिंता जताई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर सभी पक्षों से अपील की है कि वो बातचीत और कूटनीति के जरिए इस संघर्ष का शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान निकालें।
और तुर्की की राजधानी अंकारा में नेटो के शिखर सम्मेलन से इतर आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की में मुलाकात हुई है। ट्रंप ने कहा है कि वो यूक्रेन को अमेरिकी पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल्स बनाने की इजाजत देंगे, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के लिए एक बड़ी कूटनीतिक कामयाबी है। जो कंपनी ये मिसाइलें बनाती है वो इस वक्त 4 नए प्लांट बना रही है। हमारी सारी कंपनियां 2 से 3 महीने में ऐसा कर सकेंगी। अगर आप आज पेट्रियट मिसाइल का ऑर्डर देते हैं तो उसे मिलने में काफी वक्त लगता है। टोमाहॉक मिसाइलों के साथ भी यही हालत है। हमारे पास कई तरह के इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन कुछ को लोग एलीट इक्विपमेंट कहते हैं, जबकि जंग के लिए हर बार ऐसी चीजों की जरूरत नहीं होती। इसलिए जिन बातों पर हम चर्चा करेंगे उनमें से एक ये भी है कि हम आपको पेट्रियट मिसाइलें बनाने का लाइसेंस देंगे। ये अच्छी बात है ना? फिर आप ये शिकायत नहीं कर पाएंगे कि हम आपको जरूरत के हिसाब से मिसाइलें नहीं दे रहे हैं। मैं कहूंगा आप उन्हें खुद बनाइए। इससे पहले ट्रंप ने ग्रीनलैंड और ईरान के मुद्दे पर अमेरिका का साथ ना देने के लिए नेटो के सदस्य देशों के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। ट्रंप ने स्पेन को लेकर भी कहा कि वो स्पेन के साथ सभी कारोबारी रिश्ते खत्म कर देंगे, क्योंकि स्पेन ने ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका का साथ नहीं दिया। नेटो समिट ऐसे वक्त हो रहा है जब कुछ घंटे पहले ही यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने दोबारा मिसाइल हमले किए हैं। ज़ेलेंस्की ने सहयोगी देशों से और मदद की अपील की है, खासतौर पर रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाव के लिए डिफेंस सिस्टम देने की मांग की है। इस बीच नेटो के 12 सदस्य देश यूरोप की हिफाजत के लिए अगले 10 सालों में नई लॉन्ग रेंज मिसाइल्स पर अरबों डॉलर खर्च करने पर राजी हुए हैं। ब्रिटेन की सरकार ने डीप प्रिसिजन स्ट्राइक प्रोजेक्ट की योजना पेश की है, जिस पर आज तुर्की में हो रहे सम्मेलन में चर्चा होगी। इस पर और जानकारी दे रहे हैं तुर्की में मौजूद बीबीसी संवाददाता फ्रैंक गार्डनर। So this is something called the Deep Precision Strike, DPS. इसे डीप प्रिसिशन स्ट्राइक यानी डीपीएस कहा जा रहा है। इसकी रेंज करीब 300 किलोमीटर होगी, लेकिन इसे 2000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। इसका मकसद रूस को रोकने का है, यानी अगर रूस यूक्रेन से बाहर यूरोप के दूसरे देशों पर हमला करने की कोशिश करता है तो ये तब रूस को रोकने में काम आएगा। लेकिन ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स की दिक्कत ये होती है कि इनकी लागत अक्सर तय बजट से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस पर अगले 10 साल में 50 अरब डॉलर खर्च होने का अनुमान है। इन्हें पूरा होने में भी लंबा समय लगता है और जब तक ये तैयार होते हैं तब तक तकनीक के मामले में अक्सर पिछड़ चुके होते हैं। And by the time they're built, they're often partially obsolete. और नेटो के समिट में कई बड़े नेता जुटे हैं, लेकिन चर्चा सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों और ज़ेलेंस्की से उनकी मुलाकात तक सीमित नहीं रहेगी। नज़र रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके अगले कदम पर भी होगी, क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइल हमलों से रूस की तेल रिफाइनरीज पर असर हुआ है, जिसके चलते देश भर में फ्यूल क्राइसिस गहराने लगा है। और सवाल है कि क्या पुतिन पर इस दबाव का कोई असर होगा और क्या उन्हें इससे बातचीत की मेज तक लाया जा सकेगा, या फिर वो और आक्रामक रुख अपनाएंगे। मॉस्को से जेम्स लैंडेल की रिपोर्ट। रूस में इस तरह की लंबी लाइनों का इतिहास रहा है और इन दिनों लोग एक बार फिर से लंबी कतारों में खड़े होने के लिए मजबूर हैं। मॉस्को के लगभग हर पेट्रोल पंप पर ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है। एलमार बताते हैं कि पेट्रोल की किल्लत बढ़ती जा रही है, कीमतें लगातार ऊपर जा रही हैं और अब वो दागिस्तान की रोड ट्रिप पर फिर से विचार कर रहे हैं। इन हालात के लिए जिम्मेदार कौन है? हमारे देश में ये कहना मुश्किल है कि जिम्मेदार कौन है, किसे कहें। ये समस्या सिर्फ मॉस्को में ही नहीं है। रूस के कई इलाकों में पेट्रोल पंपों के बाहर कई किलोमीटर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। कहीं लोगों का सब्र खत्म हो रहा है तो कहीं लोग हालात को मजबूरी मानकर स्वीकार कर रहे हैं। वलेरी का कहना है कि ये अजीब हालत है कि दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों में से एक देश में फ्यूल के लिए लाइनें लगानी पड़ रही हैं। मुझे लगता है कि लोग घबराए हुए हैं, क्योंकि सभी को डर है कि कहीं तेल पूरी तरह खत्म ना हो जाए। हमने 90 के दशक के मुश्किल दिन झेले हैं। उस वक्त हालात इससे भी ज्यादा खराब थे, इसलिए डर नहीं लगता। सालों से व्लादिमीर पुतिन ने कोशिश की है कि यूक्रेन युद्ध का असर आम रूसी नागरिकों तक न पहुंचे, लेकिन पेट्रोल पंपों पर लग रही ये लंबी कतारें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। अब युद्ध का असर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में साफ नजर आने लगा है। इन हालात की बड़ी वजह है यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइल हमले। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के आसमान में जलती हुई तेल रिफाइनरियों से उठता धुआं इसकी गवाही दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या आर्थिक दबाव पुतिन पर राजनीतिक दबाव भी बढ़ाएगा? यूक्रेन को उम्मीद है कि ऐसा हो सकता है, हालांकि हर कोई ये नहीं मानता।
पुतिन पर जितना ज्यादा दबाव पड़ेगा उतनी ही संभावना बढ़ेगी कि वो और ज्यादा आक्रामक हो जाएंगे और दमन के तरीके अपनाएं। लेकिन ये सोचना कि दबाव डालकर उन्हें बातचीत की मेज तक लाया जा सकता है, ये एक सपना हो सकता है। फिलहाल ऐसा लगता है कि पीछे हटने की बजाय रूसी राष्ट्रपति का रुख और सख्त हो सकता है। हाल ही में वो सेना की वर्दी में कमांडर्स के साथ बैठक करते हुए दिखाई दिए। नेटो नेताओं को पता है कि युद्ध फिलहाल जारी रहने वाला है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि पुतिन अब अपना अगला कदम कब, कहां और किस रूप में उठाएंगे। बीबीसी संवाददाता जेम्स लैंडल की रिपोर्ट। और एक यूक्रेनी महिला की मर्डर मिस्ट्री यूक्रेन की सरकार के लिए परेशानी का सबब बनती दिख रही है। इस महिला पर आरोप था कि उसने बीते हफ्ते यूरोपीय देश मोनाको में हुए उस हमले को अंजाम दिया था जिसमें एक यूक्रेनी अरबपति समेत 3 लोग घायल हुए थे। इस अरबपति पर रूस के साथ कारोबारी रिश्ते रखने के आरोप में यूक्रेन की सरकार ने सैंक्शंस लगाए। पूरा मामला क्या है, देखिए बीबीसी संवाददाता सारा रेंसफर्ड की ये रिपोर्ट। ये वही महिला हैं जिन पर हत्या की कोशिश का आरोप था और अब उनका मर्डर हो चुका है। अनास्तासिया बेरेज़ोव्स्का की बॉडी कीव के पास एक जंगल में दफन की हुई मिली। उनके सिर में गोली मारी गई थी। उन पर पिछले हफ्ते हुए उस हमले में शामिल होने का शक था जिसने पूरे मोनाको को झकझोर दिया था। एक अरबपति के घर में एक बैग में बम रखा गया था। धमाके में वो तो बच गए, लेकिन उनकी पार्टनर गंभीर रूप से घायल हो गईं। वादिम येरमोलाइव का जन्म यूक्रेन में हुआ था, लेकिन उन्होंने बाद में अपनी नागरिकता छोड़ दी थी। 3 साल पहले यूक्रेन ने उन पर ये कहते हुए प्रतिबंध लगाए थे कि उनके रूस के साथ कारोबारी रिश्ते थे। 3 जुलाई तक मोनाको के सरकारी वकीलों ने अनास्तासिया बेरेज़ोव्स्का को इस मामले की मुख्य संदिग्ध मान लिया था। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी तलाश शुरू हुई, लेकिन अब पता चला कि उसी दिन यूक्रेन में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो क्या जिन 2 आदमियों पर इस हत्या का आरोप है, उन्होंने ही उन्हें मोनाको में हमला करने भेजा था? इनमें से एक यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं, जिन्होंने पुलिस को विक्टिम के शव तक पहुंचाया। इस मामले के मुख्य संदिग्धों में से एक का यूक्रेनी सेना में खुफिया अधिकारी होना यूक्रेन की सरकार को असहज कर सकता है। सरकारी वकीलों का आरोप है कि इस शख्स ने अनास्तासिया बेरेज़ोव्स्का को नकद पैसा और क्रिप्टो करेंसी भेजी थी, जिन पर मोनाको में हमले को अंजाम देने का आरोप है। लेकिन क्यों? फिलहाल जवाबों से ज्यादा सवाल हैं। इन सवालों में सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि कारोबारी वादिम येरमोलाइव को निशाना क्यों बनाया गया? आखिर कौन उन्हें मरवाना चाहता था? बीबीसी संवाददाता सारा रेंसफर्ड की रिपोर्ट। और बात साउथ सूडान की, जहां की आधी आबादी खाने की कमी से जूझ रही है। सालों से चल रहे संघर्ष और मौसम की मार के चलते 70 लाख से ज़्यादा लोगों को वहां मदद की ज़रूरत है। हज़ारों परिवार बार बार विस्थापित हुए हैं। हिंसा के चलते उन्हें कई बार अपना घर छोड़कर जाना पड़ा है। मदद भी कमी पहुंच रही है। ऐसे में लोग जिंदा रहने के लिए क्या खा रहे हैं? ऐसे इलाके में रह रहे परिवारों से बातचीत कर ये जानने की कोशिश की बीबीसी संवाददाता कालकेदान येबेलताल ने। इस रिपोर्ट के कुछ हिस्से आपको परेशान कर सकते हैं। ये अकोबो है, साउथ सूडान का ऐसा जिला जहां पहुंचना मुश्किल है। ऐसा इलाका जो सूखे और बाढ़ दोनों से प्रभावित है। ये जगह बार बार होने वाली हिंसा का भी केंद्र है, जिसका मतलब है कि जो लोग इसे अपना घर कहते हैं, उनमें से लाखों को अक्सर किसी आपदा या मुसीबत के चलते भागना पड़ता है। ये परिवार पड़ोसी देश इथियोपिया से घर लौट रहे हैं, जहां उन्होंने शरण ली थी। यहाँ लंबे वक्त से खाने पीने की चीजों की कमी रही है और अकोबो टीचिंग हॉस्पिटल में भी सुविधाओं की कमी है। न्यालित को महीनों तक अपने बेटे को भूख और बीमारी से जूझते देखना पड़ा। एक लोकल जर्नलिस्ट के ये वीडियो बनाने के 2 हफ्ते बाद उसकी मौत हो गई। मुझे पता था कि मेरा बच्चा बहुत बुरी हालत में है, क्योंकि मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था जिसकी उसे जरूरत थी। मुझे पता था कि मेरी वजह से मेरा बच्चा तकलीफ झेल रहा था। भूख की वजह से वो रो रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं उसे क्लिनिक ले गई, उसे फ्लूइड्स दिए गए, लेकिन उसी दिन उसकी मौत हो गई। मेरे बच्चे के साथ जो हुआ उसकी वजह से मैं ठीक से कुछ सोच भी नहीं पा रही हूँ। यहाँ के कई दूसरे लोगों की तरह न्यालित भी कई बार अपना घर छोड़ चुकी हैं। इस इलाके में सरकारी सैनिकों और हथियारबंद गुटों के बीच हुई जबरदस्त लड़ाई की वजह से मदद करने वाले संगठनों ने ये इलाका छोड़ दिया। अस्पतालों में तोड़फोड़ हुई और खेत जला दिए गए।
टकराव तब और ज्यादा बढ़ गया जब जेल में बंद विपक्ष के नेता से जुड़े 2 हथियारबंद गुटों ने हमले किए और कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती और हवाई हमलों के साथ सेना ने जवाबी कार्रवाई की। खाने की कमी से हालात इतने खराब हैं कि कई लोग घास और लिली के फूल खाने को मजबूर हैं। हम घास फूस पर निर्भर हैं और कई बार 4 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए गुजारा करते हैं। हम बच्चों के लिए खाना पकाने लायक कुछ पौधे खोजने निकले थे। मेरा बच्चा भूख से रोता है और जब मैं उसे अपना दूध पिलाती हूँ तो वो जोर जोर से रोता है क्योंकि उसका पेट उस दूध से नहीं भर पाता है। सोचिए, मैं स्तनपान कराती हूँ लेकिन खुद मैं कई दिनों से कुछ नहीं खा रही हूँ। अब अफ्रीका के इस हिस्से में खाने की कमी का संकट सिर्फ दक्षिण सूडान तक ही सीमित नहीं है। पड़ोसी देश सूडान के कुछ हिस्सों में अकाल घोषित किया जा चुका है और सोमालिया में बच्चों समेत लाखों लोग भूखमरी झेल रहे हैं। लेकिन दक्षिण सूडान के लिए लगभग 15 साल पहले एक आजाद देश बनने के बाद से ही भूख की समस्या लगातार बनी रही है, जिसकी बड़ी वजह देश में लंबे वक्त से चली आ रही हिंसा और मौसम की मार है। संयुक्त राष्ट्र की 3 एजेंसियों की रिपोर्ट गंभीर बात दिखाती है। दक्षिण सूडान के 20 लाख से ज्यादा बच्चों समेत कई लोग भूखमरी का सामना कर रहे हैं। देश में सड़कों का नेटवर्क बहुत खराब है, जिससे न सिर्फ मदद पहुंचाना मुश्किल है बल्कि ये पता लगाना भी मुश्किल हो रहा है कि भूख से कितने लोगों की मौत हो रही है। मौतों की संख्या का कोई खास डेटा मौजूद नहीं है, लेकिन जमीनी स्तर पर हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कई समुदाय के सदस्य और खासकर कई महिलाओं ने अपने बच्चे खोए हैं। हमें दक्षिण सूडान को लेकर हार नहीं माननी चाहिए। उनके हालात को बेहतर करने के लिए दुनिया के ध्यान और मदद की जरूरत है। मदद करने वाले और सरकारी अधिकारी तुरंत कार्रवाई की जरूरत की बात कह रहे हैं। दुनिया के सबसे युवा देश में युवा ही भूखमरी का शिकार हो रहे हैं और जो बात मायने रखती है वो ये कि सही वक्त पर मदद मिलने से लोगों की जान बच सकती है। बीबीसी संवाददाता कालकिदान येबेलताल की रिपोर्ट। और दक्षिणी ताइवान के ताइनान में हर साल एक अनोखा नज़ारा देखने को मिलता है। मैंग्रोव जंगलों में रहने वाले हजारों क्रैब्स अंडे देने के लिए समुद्र की ओर पलायन करते हैं, लेकिन ये सफ़र बेहद खतरनाक होता है। अब इनकी मदद के लिए आगे आए हैं वॉलंटियर्स, जो केकड़ों की सुरक्षा के लिए सड़कें बंद करने से लेकर उनके लिए खास पुल बनाने तक का काम कर रहे हैं। और बीबीसी दुनिया में आज के लिए इतना ही। कार्यक्रम से जुड़े फीडबैक के लिए आप मुझे एक्स पर लिख सकते हैं। मेरा हैंडल है @BBC सारिका। बीबीसी दुनिया के साथ हम कल फिर हाजिर होंगे रात 10 बजे बीबीसी हिंदी के YouTube चैनल, फेसबुक पेज, जियो TV और जियो TV Plus पर लाइव। Okay.